नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आज हम लोग हिंदी विषय के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड और साथ साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों मैंने हिंदी विषय के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, चाहे वो आपके एमसीक्यू हो, चाहे वो आपका गद्यांश हो, चाहे वो आपका पद्यांश हो, चाहे वो आपका एसे हो, चाहे वो आपको ग्रामर हो। सारी की सारी मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो बच्चों आज हम लोग अपने इस 7th क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं जिनको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस 7th क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम मार्क्स कटें। बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। ये बच्चों आप लोगों का खुद से टारगेट होना चाहिए कि सर मैं इस बार अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही करके दिखाऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों को अगर आपने इतना कर लिया 20 आउट ऑफ 20 सही कर लिए तो 100% आप लोगों के अच्छे मार्क्स ही आएंगे। बाकी आपको कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पर आपको एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करना है कि आपका कोई भी एमसीक्यू गलत ना होने पाए। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर आपको जितने भी एमसीक्यू देंगे ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, मित्रता निबंध के लेखक कौन है, तो वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं आपके। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जी की रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है सेवा सदन। कौन सी है? सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, तो मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रसिद्ध संस्मरण के लेखक कौन है, तो प्रसिद्ध संस्मरण के लेखक यहाँ पर आपके हो जाएंगे महादेवी वर्मा जी। कौन हो जाएंगी? महादेवी वर्मा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आकाशदीप जो रचना है उसकी विधा क्या है। जो आपका आकाशदीप है इसकी विधा क्या है बच्चों? इसकी आपकी विधा है कहानी। क्या है? कहानी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये किस लेखक की रचना है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। भक्ति काल की रचना यहाँ पर कौन सी है, तो भक्ति काल की बच्चों यहाँ पर आपकी रचना है विनय पत्रिका। कौन है? विनय पत्रिका। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भूषण किस काव्य धारा के कवि हैं, तो भूषण किस काव्य धारा के कवि हैं? ये बच्चों आपके रीतिबद्ध कवि हैं। कैसे हैं? रीतिबद्ध ये आपके कवि हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीढ़ियों पर धूप के रचयिता कौन है, तो सीढ़ियों पर धूप के आपके रचयिता हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रचना, इसको आपको ध्यान रखना है। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। संसद से रोड तक मतलब कि इसके रचयिता कौन है, तो इसके आपके जो लेखक हैं वो आपके यहाँ पर हैं धूमिल। कौन है? धूमिल।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये भी बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप सभी लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी आसान है, इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला में आपकी मात्राएं होती हैं 24-24। कितनी होती हैं? 24-24 यहाँ पर आपकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है। तो हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अपमान शब्द में आपका उपसर्ग है आप। कौन सा है? आप। इसको आप ध्यान रखेंगे। तद शब्द का सेकेंड मतलब कि थर्ड वाला बहुवचन रूप बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तद का यहाँ पर आपका होगा तया। क्या होगा? तया। ये आपको ध्यान रखना है, तया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो करपट मीन्स आपका होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। चौरा शब्द में कौन सा समास होगा? तो चौरा शब्द में आपका द्विगु समास होगा। संदेहवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें आपका संदेह है? तो सभी छात्र आज कक्षा में होंगे, तो ये संदेहपूर्ण वाक्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। तो यह वाक्य किस वाक्य का एग्जाम्पल है? तो ये आपका बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, कृत्यवाच्य। वाह भारत मैच जीत गया रेखांकित पद का परिचय बताना है। तो विस्मयादि अव्यय है, प्रश्नसूचक है, भाव की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वर्णात्मक प्रश्न है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या, सबसे पहले अगर आपने इसका पाठ का नाम सही लिख लिया और लेखक का नाम अगर आपने सही लिख लिया तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जो कॉपी चेक करते हैं बेसिक रूप से पाठ का नाम और लेखक का नाम ही देखते हैं। तो कोशिश आपको यही करना है कि आप लोग पाठ का नाम और लेखक का नाम हर हालत में आपको सही लिखना है, बस ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो जो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लेखक और पाठ का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, और पाठ का नाम लेखक का नाम। रेखांकित अंश की बच्चों व्याख्या क्या होती है? जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आप लोग उसको अपने शब्दों में व्यक्त करके लिख देना है, बस वो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है? सभी को पता है, इसका आंसर आप बाई सेंस भी दे सकते हैं। अथवा में यहाँ पर कह रहे हैं कि सेम आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर को सही दे पाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सेम वही पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको संदर्भ मतलब होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त करके लिख देना होता है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से किसमें सहायता मिलेगी? तो काफ़ी आसान है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। बच्चों सेम आपका वही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको करना क्या है, बस आपको मतलब कि पाठ का नाम सही लिखना है और कवि का नाम अगर आपने सही लिख दिया तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेम आपको इतना ही करना है। ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे कवि का नाम और पाठ का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक व कवि का नाम लिखना है। जो कॉपी चेक करते बेसिक रूप से पहला वाला ही क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको आपको एक बार पढ़ना है, फिर सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा क्योंकि पद्यांश है, घुमा फिरा के बात करते हैं, तो उसको आपको फिर समझना है, फिर आपको अपने शब्दों में व्यक्त करके लिख देना होता है। पद्यांश में सीता का सशंकित मन श्री राम के विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको वो नहीं आता तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आपको पाठ का नाम और कवि का नाम बताना है कि इसके पाठ कौन है, पाठ का नाम क्या है और कवि का नाम क्या। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। देखो जो बच्चों जो कॉपी चेक करते हैं बेसिक रूप से आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम ही देखते हैं। अगर आपने इतना सही लिख दिया तो उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे के पास प्रॉपर नॉलेज है, तभी उसने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निषीद एवं गिरा शब्द के आपको अर्थ बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका आपको संदर्भ लिखना है, मतलब कि किस पाठ से लिया गया आपको पाठ का नाम बताना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है हिंदी में अनुवाद, फिर आपको इसको पढ़ना, आपको हिंदी अनुवाद करके लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप दो में से कोई एक करना, जो आपको एग्जाम में आसान लगे वही वाला आपको एग्जाम में करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का यहाँ पर आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जो बच्चों आपको आसान लगे वो आपको लिख देना। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, मतलब कि पाठ का नाम किस पाठ से लिया गया, फिर आपको डाल देना है हिंदी में अनुवाद, फिर आपको हिंदी अनुवाद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लगभग 2 पेज का ही आंसर देना, ठीक है। लगभग 2 पेज का आंसर, इससे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और व्याख्या बच्चों जो आपकी व्याख्या है वो कम से कम आप आधे पेज की व्याख्या देना, इससे ज़्यादा कभी मत देना, ठीक है। यह बातें ध्यान रखना है। जो भी आपका खंडकाव्य जिले वाइज हो वही आपको एग्जाम में करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको जीवन परिचय लिखना है। तो बच्चों जीवन परिचय लगभग में आपको 2.5 पेज का लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल पाएंगे। तो 2.5 पेज लिखने तभी लिख पाएंगे जब बच्चों आप लोग हेडिंग बनाकर लिखेंगे, इनका नाम क्या, जीवन परिचय, कहाँ शिक्षा प्राप्त की है, ठीक, कौन सी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी हेडिंग बना बना के, तभी यहाँ पर आपको नंबर मिल पाएंगे 5 नंबर। और कम से कम आपको 10 रचनाएं लिखनी हैं। 10 रचनाएं इसकी, 10 रचनाएं मतलब इनकी, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे 5 नंबर। अगर 10 नहीं तो आप 5 तो लिख ही सकते हैं। 5 रचनाएं आपको 100% आपको लिख कर लानी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 3 में से आपको कोई लोग एक करना है। यहाँ पर भी आपको 3 में से कोई एक की रचना यहाँ पर जीवन परिचय यहाँ पर आपको लिखना है। जो भी आपको बच्चों आसान लगे एग्जाम में हमेशा आपको वही करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ आपको कोई श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। वाद विवाद जो आपकी कंपटीशन हुई, प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने भाई जी को बधाई पत्र देते हुए आपको लिखना है। अथवा मैं कह रहा है कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय की हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती हैं, इसकी शिकायत करते हुए आपको प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं, जो कि बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहते हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो भी आपको आसान लगे वही वाले आपको एग्जाम में आंसर देने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही आपका क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों आपका क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको एग्जाम में हमेशा वही वाला निबंध चूज करना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना सकें। अगर जैसे मैं होता एग्ज़ाम में, मैं क्लास 10th में होता तो बच्चों मैं सेकेंड वाला ही चूज़ करता, क्योंकि इस पर ढेरों सी हेडिंग बन जाएंगी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक वाला प्रदूषण, बहुत सारा बन जाएगा हेडिंग, ठीक है। इसके बाद आप डाल देंगे निवारण, हम लोग इसको जो प्रदूषण इसको कैसे कम कर सकते हैं। पहले समस्याएं लिखनी है, फिर समाधान लिखना है। तो हमारे पास बहुत सी हेडिंग बन जाएंगी और हमको कम दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आपको वही वाला चूज़ करना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। तो आप जब इस पर लगभग में आपको 4 से 5 पेज का आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर 7 नंबर मिल पाएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।